welcome to our YouTube channel eSmart Classes. This is Priyanka Dikshit and today we are going to discuss chapter number 1 of our NCERT of class 9th, that is Matter in our Surroundings. ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बेसिस है हमारे इस क्लास का, ठीक है। तो हम इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने जा रहे हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आई होप कि ये चैप्टर जो है आपको आपकी लर्निंग में एक बेनिफिशियल वीडियो होगी, ठीक है। तो आइए हम पढ़ने चलते हैं इसको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसीडर व्हाट इज मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर जो हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है, रेदर वो आपके टेबल, चेयर, ट्रीज, बिल्डिंग, एयर, जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है और जिसने कुछ ना कुछ स्पेस या फिर मास जो है गेन कर रखा है अपने आप को एग्जिस्ट करने के लिए, सो वो क्या कहलाता है? मैटर, ठीक है। इसकी क्लासिकल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास, ठीक है। आई थिंक मैटर क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि हमारे आसपास में जो कुछ भी नजर आता है जिसने मास या फिर स्पेस जो है ऑक्यूपाई कर रखा होता है, एयर है या कुछ भी है आपके आसपास, दैट इज बिल्डिंग, टेबल, चेयर, डस्टर, चौक, छोटे से छोटा आइटम भी क्या है, वो मैटर कहलाएगा, ठीक है। इसमें साइज का कोई कंसिडरेशन नहीं है कि हाँ भाई उसको मैटर अगर इतना बड़ा होगा तो ही हम उसको मैटर कहेंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई कंसिडरेशन नहीं है। ये आप लोगों को और क्लियर होता जाएगा जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए हम इसकी करते हैं क्लासिफिकेशन। हमारे पुराने टाइम में क्या होता था, जो इंडियन फिलोसफर्स थे उनका मानना था कि नॉन लिविंग थिंग्स और जो लिविंग थिंग्स है वो पंचतत्व से मिलकर बनी हुई है। बट अब क्या हो चुका है कि हमारे साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की और निकाला कि जो क्लासिफिकेशन है मैटर की वो दो पार्ट्स में की गई है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट और ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हमारा जो मैटर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, ओके। वहीं पर हमारे केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग हमारा मैटर जो है वो प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स में क्लासिफाई किया गया है। प्योर सब्सटेंसेस जो है उन्हें हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में क्लासिफाई करते हैं फर्दर। उसी तरह हम मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में फर्दर क्लासिफाई करते हैं। और हम नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा सेकंड चैप्टर, उसमें हम पढ़ेंगे कि प्योर सब्सटेंसेस, मिक्सचर, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स क्या होता है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पर इतना सफिशिएंट है कि हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो 2 तरीके से होता है, फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे। फिजिकल में हमारी क्या है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, वेयर एज इन केमिकल कंपोजिशन वी हैव प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। तो आइए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। फिजिकल नेचर के अकॉर्डिंग जो है क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं हमारे मैटर की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा मैटर है वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, ठीक है। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। बहुत सारे पार्टिकल्स जो है उसको मिलकर बनाते हैं, ये नहीं कि एक पार्टिकल है तो उससे हमारा मैटर जो है बन गया, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। जो पार्टिकल्स मिलकर बना रहे हैं हमारे मैटर को, उनका जो साइज होगा बहुत छोटा होगा, इतना छोटा होगा कि आप उनको अपने अपने नेक्ड आईज से उनको इजीली नहीं देख सकते हैं। आपको क्या है, माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ेगी अगर आपको पार्टिकल्स को देखना है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, उनके बीच में क्या होता है, स्पेसिंग होती है, थोड़ी बहुत स्पेस। जो ये स्पेसिंग है वो डिफर हो सकती है इन टर्म्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। वो कैसे होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो हमेशा क्या है, हमेशा मोशन में रहते हैं। उनके अंदर हमेशा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से उनमें क्या, हमेशा रैंडम मोशन रहेगा। वो मोशन जो है ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर क्या टेंडेंसी होती है कि वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये अट्रैक्शन जो है डिपेंड करेगी हमारे, जैसे सॉलिड में क्या है बहुत ज्यादा होगी और गैसियस में सबसे कम होगी। ये सभी पॉइंट्स जो हैं, सभी प्रॉपर्टीज हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होंगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि एक छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म कर लेते हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे कि हम एक बीकर लेंगे और उस बीकर में हम वाटर ऐड कर देंगे और उसके लेवल को हम नोट कर लेंगे। अपनी इच्छा के अनुसार या तो हम उसमें सॉल्ट या फिर शुगर जो है डिसॉल्व करेंगे। विद द हेल्प ऑफ स्पून वी विल स्टीर इट,
और बहुत अच्छे से डिसॉल्व करने के बाद आप उस सारा नोट, अब हमने क्या किया कि जो वाटर का लेवल था अब हम उसको नोट करेंगे आफ्टर एडिंग शुगर। तो वो वाटर का लेवल जो है हमारा जो पहले था वही वाटर का लेवल अब आया, यानी कि इनमें कोई चेंज नहीं आया। तो ये चेंज ना आने की वजह इसलिए है क्योंकि जो हमारा मैटर है वो बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है और उनके बीच क्या होती है, स्पेसिंग होती है। तो उन स्पेसिंग में जाकर हमारी जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो एडजस्ट हो जाते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि जो मैटर है वो मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी, दैट इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। तो अब हम इसको परफॉर्म करने के लिए, इसको समझने के लिए एक एक्टिविटी और परफॉर्म कर लेते हैं। हमने क्या करना है, हमने 2-3 क्रिस्टल लेने हैं पोटेशियम पर मैग्नेट के और एक 100 ml वाटर लेना है एक बीकर में। अब उसमें उसको डिसॉल्व करने के बाद हम उसमें से 10 ml जो है एक टेस्ट ट्यूब में निकाल लेते हैं। अब इस 10 ml सोल्यूशन को हम 100 ml वाटर में जो कि बीकर में दोबारा इसको मिक्सअप करते हैं। फिर अगेन इस 100 ml बीकर में से आपने 10 ml लेना है और उसको एक 100 ml वाटर में फिर से डालना है। इस तरह आप इस प्रोसेस को 5 to 6 टाइम्स जो है रिपीट करोगे। आफ्टर रिपीटेशन यू विल फाइंड दैट कि जो पोटेशियम परमैग्नेट का जो कलर है उसने जो है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को मतलब कलर कर दिया। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि हम सिर्फ 2-3 क्रिस्टल्स में इतनी कैपेसिटी है कि वो काफी अमाउंट ऑफ वाटर को कलर करे जा रहे हैं बार बार। ठीक है, इससे क्या है, इसका मतलब कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो बहुत सारे मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर बना है। यानी कि हम सपोज कर सकते हैं ना कि जो एक क्रिस्टल है उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स ऑलरेडी हैं। ठीक है, so I think this will be clear to you. Okay, now come to our next property, that is particles of matter have space between them. अभी हमने जो हमने फर्स्ट एक्टिविटी की वही हम एक्टिविटी यहाँ पर भी आपको बताने जा रहे हैं। क्या होगा कि हमने वाटर का लेवल जो है हमने नोट करना है किसी भी बीकर में बिफोर एडिंग शुगर और सॉल्ट, और मिक्सअप करने के बाद जब आप उसको दोबारा वाटर का लेवल देखोगे तो कोई चेंज नहीं आता है। चेंज क्यों नहीं आता है, क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसिंग होती है उसमें हमारे शुगर के पार्टिकल्स जो हैं डिसॉल्व हो जाते हैं, मिक्स अप हो जाते हैं, अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। इसका मतलब है कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है, स्पेसिंग होती है, तभी उसमें दूसरा पार्टिकल आके अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। ठीक है, तो आई थिंक कि दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो वेल क्लियर टू यू। Now coming to our next property, that is particles of matter are continuously moving. हमेशा जो particles हैं मैटर के वो घूमते रहते हैं। इसके लिए हम बहुत छोटी सी और बहुत ही अंडरस्टूड एक्टिविटी करते हैं। क्या करना है, हमने एक बीकर में पानी लेना है, उस पानी को आप रेस्ट पे रख देंगे। आफ्टर फ्यू टाइम या आवर्स आप देखेंगे कि पानी में बिल्कुल भी जब मोशन नहीं होगा, हिलना डुलना बंद हो जाएगा, तो आपने क्या करना है, अपनी चॉइस की रेड या ब्लू कोई भी इंक जो है उसमें आपने एक ड्रॉप डाल देना है और आप उसको टच नहीं करोगे, ऊपर से ही आपने डालना है और आप उसको फिर रेस्ट पे रख दोगे। आफ्टर 2-3 आवर्स यू विल फाइंड व्हाट, आप देखोगे कि वो जो पानी जिसमें हमने एक ड्रॉप ऊपर से ही डाली थी वो होल वाटर को अब ब्लू या ब्लैक जिस कलर को भी आपने इंक ली है उसमें वो पूरा कन्वर्ट कर देगा। तो इसका मतलब कि जो इंक के ड्रॉप्स थे, जो पार्टिकल्स थे, वो अपने आप वाटर में खुद डिसॉल्व हुए, हमने तो नहीं किया कुछ, वो अपने आप डिसॉल्व हुए। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर क्या होता है, मोशन होता है, क्योंकि उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है जिसकी वजह से हमेशा पार्टिकल्स क्या है, मोशन में रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक नई टर्म है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, जब हम किसी भी दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स के मैटर्स को आपस में मिक्सअप करते हैं तो उसको डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो हमेशा आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस एक्टिविटी को समझने के लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। आइए चलिए, क्या करना है, हमने एक आयरन नेल लेनी है, पीस ऑफ चौक लेना है, एक रबर बैंड लेना है। ठीक है, हम अपने पूरी जी जान से हैमर करेंगे आयरन नेल को तोड़ने की, हम कोशिश करेंगे कि हम उसको तोड़ दें। और हम क्या करेंगे, कट करेंगे चौक के पीस को। और मैं क्या करना चाहूंगी, रबर बैंड को तोड़ना चाहूंगी, तो मैं क्या करूंगी, उसको तोड़ने के लिए स्ट्रेच करूंगी, मैं अपनी जी जान लगा दूंगी, उसको स्ट्रेच करूंगी। तो हमें पता चलेगा कि जो आयरन है हमारा
उसमें हमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल जो फोर्स है हैमरिंग के थ्रू हमें बहुत ज्यादा देना पड़ेगा ताकि हम आयरन को ब्रेक कर सकें। और सबसे कम किस में लगेगा, चौक में, ठीक है। और फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा हमें स्ट्रेच करने में लगेगा रबर बैंड को। तो हम कह सकते हैं ये ऐसा क्यों हुआ कि भाई आयरन नेल में ही ऐसा क्या है तो तीनों ही सॉलिड। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस क्या है कि उनके जो आयरन नेल्स हैं उनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन जो है पार्टिकल्स का वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू रबर बैंड और चौक, जिसकी वजह से वो क्या कहते हैं कि हमें छोड़ के मत जाओ, हमें मत तोड़ो, वो अपोज करेंगे कि हमें तोड़ो मत। तो इसलिए जो है आयरन नेल में सबसे ज्यादा फोर्स देना पड़ता है क्योंकि पार्टिकल्स में अट्रैक्शन होता है उनके बीच बहुत ज्यादा, ठीक। आई थिंक दैट विल बी क्लियर टू यू। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर पर्टिकुलरली, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं सॉलिड की प्रॉपर्टीज को। सॉलिड क्या होता है, जिसकी डेफिनेट शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम हो, ठीक, जिसका स्पेस जो है जिनमें पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसिंग हो वो बहुत ही मिनिमम हो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हो सबसे मैक्सिमम हो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा तो इसका मतलब है कि जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को क्लोज, वो चाहेंगे कि हम हमेशा पास रहें, क्लोजली पैक्ड रहें, ठीक है। और जो मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का वो मिनिमम होता है क्योंकि उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा होता है कि उनके बीच में स्पेसिंग नहीं होती तो मूव नहीं कर सकते। तो मूवमेंट जो है पार्टिकल्स का सॉलिड के केस में सबसे लीस्ट होता है या मिनिमम होता है। दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल, लीस्ट भी कंप्रेसिबल होगी क्योंकि उनके बीच में जब स्पेसिंग नहीं होगी तो वो कंप्रेसिबल नहीं हो सकते। इसीलिए इन वजहों से, इन प्रॉपर्टीज की वजह से क्या होता है, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है सॉलिड का वो सबसे कम होता है। आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमारा एक जो सॉलिड का कंटेनर रखा हुआ है उसको एनलार्ज व्यू में दिखाया है। ये क्या दिखाया है हमें, पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को दिखाया है, ठीक है, कि हम यहाँ पर देख सकते हो कि पार्टिकल्स जो है कितने क्लोजली पैक्ड हैं और इनके बीच में जो स्पेसिंग है वो कितनी कम है। स्पेसिंग कम होने की वजह से क्या होंगे, पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते और ना ही कंप्रेस कर सकते हैं। इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है बहुत ही कम होगा। इनकी जो शेप और वॉल्यूम होगा वो इसकी वजह से, पार्टिकल्स की वजह से अरेंजमेंट इतना क्लोजली पैक्ड है कि वो डेफिनेट शेप या फिर फिक्स्ड वॉल्यूम में होगा। ये कुछ थी हमारी सॉलिड की प्रॉपर्टीज। तो आइए चलते हैं हमारी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम लिक्विड की, ठीक है। जो लिक्विड होता है उसमें बेसिकली क्या होता है, कोई भी शेप नहीं होती। आप उसको जिस भी कंटेनर में डाल दोगे, रेदर आप उसको बाउल में डालोगे तो वो बाउल की शेप गेन कर लेगा, अगर आप उसको ग्लास में पुट करते हो तो वो ग्लास की शेप अटेन कर लेगा। तो उसमें क्या होता है, कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है, राइट। सो वी विल नाउ स्टडी अबाउट द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इन इंटरमीडिएट। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो अरेंजमेंट है, ये देखिए हमारे पास क्या है, लिक्विड है, उसका एनलार्ज व्यू दिखाया है पार्टिकल्स के अरेंजमेंट का। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो इंटरमीडिएट डिस्टेंस है एज कंपेयर टू सॉलिड जो है यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या है, पार्टिकल्स का जो अट्रैक्शन है वो इंटरमीडिएट होगा और मूवमेंट भी है क्या, वो थोड़ी बहुत मूवमेंट कर सकते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड में तो वो बिल्कुल मूव ही नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पर लिक्विड में क्या होगा कि थोड़ा सा इंटरमीडिएट डिस्टेंस होने की वजह से पार्टिकल्स के बीच में वो थोड़ी सी मूवमेंट करेंगे। इस वजह से क्या है, वो थोड़े से कंप्रेसिबल भी हो जाएंगे। और ये प्रॉपर्टी जो है किसको रिजल्ट करेगी, इस वजह से क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन भी जो है वो सॉलिड के कंपैरिजन लिक्विड में हो सकता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी हमारी लिक्विड की। आई थिंक दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू, राइट। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस। गैसियस में क्या होता है, ना ही कोई डेफिनेट शेप होती है और ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। आप उसको जितने भी बड़े कंटेनर में डाल दोगे वो पूरे कंटेनर की स्पेस ले लेगा, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा इंटरमीडिएट डिस्टेंस होता है। इंटरमीडिएट डिस्टेंस होने की वजह से पार्टिकल्स जो हैं बहुत ही रैंडम मोशन में रहते हैं हमेशा,
रैंडम मोशन में रहने की वजह से पार्टिकल्स के बीच में क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो हम गैसेस को क्या कर सकते हैं, कंप्रेसिबल कर सकते हैं, जिसकी वजह से उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है एज कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड वो भी ज्यादा होता है। हमने जो है हमारे लिक्विड, सॉलिड और गैसियस के प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, यहाँ पर हम डायग्राम में उनके अरेंजमेंट को थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सॉलिड है, ये रहा हमारा सॉलिड, ये रहा हमारा सॉलिड, एंड हियर इट इज आर सॉलिड। ठीक है, तो जो सॉलिड है उसके जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो आप देख सकते हैं कि क्लोजली पैक्ड है, वेल अरेंज्ड है। इसकी वजह से क्या होगा कि पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही कम इंटरमीडिएट डिस्टेंस है ना। आप यहाँ पर भी देखोगे तो पार्टिकल्स इतने अच्छे से अरेंज हैं कि कितना छोटा छोटा, उनमें बहुत ही कम इंटरमीडिएट स्पेस है। ये देखिए इतने, ये है, ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है आपको, ये स्पेसिंग है। ठीक, और फिर हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड में थोड़ा सा क्या होगा, सॉलिड की कंपैरिजन में इंटरमीडिएट डिस्टेंस जो है पार्टिकल्स का वो बढ़ जाएगा। आप यहाँ पर भी देखिए कि पार्टिकल्स जो है थोड़े से दूर दूर चले गए। यू कैन सी हियर इन बी फिगर कि पार्टिकल्स के बीच में थोड़ी सी इंटरमीडिएट डिस्टेंस बढ़ने की वजह से क्या है, वो मोशन में आ गए, दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग मूवमेंट। ठीक है, तो वो मूवमेंट करने लगेंगे। और गैसियस में क्या है कि वो पार्टिकल्स के जो है बहुत ही दूर दूर हैं, दूर दूर होने की वजह से वो जिस कंटेनर में भी डालोगे उतनी ही स्पेस जो है वो कवर कर लेंगे और मूवमेंट होती रहेगी। राइट, सो नाउ वी हैव change of state. Now we will go, we are going to study about the change of state. हाँ, हमारी जो स्टेट है उनमें चेंज पॉसिबल है। आप सॉलिड से लिक्विड बना सकते हो, लिक्विड से सॉलिड गैस बना सकते हो, और अगेन गैसियस से लिक्विड बना सकते हो और लिक्विड से फिर सॉलिड बना सकते हो। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी स्टेट का जो कन्वर्जन है वो किस तरह से है, रिवर्सिबल है। ठीक है, जब आप सॉलिड को अगर हीट करते हो तो आपको लिक्विड मिलेगा, और जब आप फर्दर लिक्विड को हीट करते हो तो क्या मिलेगी, गैस मिलेगी। फिर फर्दर अगर आप गैस को कूल करते हो, टेम्परेचर डिक्रीज करते हो, तो पार्टिकल्स जो है दोबारा क्लोजली आ जाएंगे और वो लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। जब आप लिक्विड को फिर से टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो पार्टिकल्स क्या है, और क्लोज आ जाएंगे और वो अगेन सॉलिड की फॉर्म में आ जाएंगे। तो इस तरह जो है हमारे जो चेंज है स्टेट का वो पॉसिबल है और रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब एग्जांपल के लिए देख लेते हैं कि अगर जैसे हम आइस को हीट करते हैं, ठीक है, तो वो वाटर में चेंज, स्टीम बनकर एयर में डिफ्यूज हो जाएगा। अगर हम स्टीम को कंडेंस करते हैं, कूल करते हैं, तो वो दोबारा क्या है, वाटर में कन्वर्ट होगा। और वाटर को जब हम और टेम्परेचर कूल कर देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं पानी को, तो क्या हो जाएगा, आइस बन जाएगी। तो हमें मिल गया ना, सॉलिड टू लिक्विड, फिर लिक्विड टू गैस, और इसी तरह गैसियस से लिक्विड और फिर लिक्विड से सॉलिड, हमें पता चल गया। बस थोड़ा सा ध्यान आपको ये रखना है, एक पॉइंट का ध्यान रखिएगा कि जब हमें सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट बनानी है तो यानी कि हमें पार्टिकल्स को क्या करना है, दूर लेके जाना है। तो दूर लेके जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हीट। ठीक है, क्योंकि हीट करने से क्या होगा, बॉन्ड्स जो है वो टूटेंगे, जो पार्टिकल्स के बीच जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, उनका फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होगा, इस वजह से उन्हें हम हीट प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह अगर हमें लिक्विड से गैसियस में करना है तो हमें फिर से उन्हें क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, ताकि पार्टिकल्स जो है और दूर जा सके। लेकिन जब हमें ये प्रोसेस जो है कन्वर्ट करना है, रिवर्स करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, गैस से लिक्विड में चेंज करने के लिए पार्टिकल्स को कूल करेंगे। जैसे ही हम उसको कूल करेंगे तो क्या होगा, पार्टिकल्स जो है अपनी पुरानी पोजीशंस को फिर से गेन कर लेंगे, पास पास आ जाएंगे और वो लिक्विड बन जाएंगे। फिर जब हम लिक्विड में और टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं तो वो क्या बन जाएंगे, सॉलिड। तो आपको ध्यान ये रखना है कि हमें कब हीट करना है और कब कूल करना है। आई थिंक ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए डायग्राम में देखिए कि हमारे पास क्या है, सॉलिड है, ये हमारे पास आइस है जिसके बीच में अरेंजमेंट जो है बहुत ही, ये देखिए पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है क्लोजली पैक्ड है। हम इसको हीट कर रहे हैं, हीट करने से क्या हो जाएंगे, पार्टिकल्स की जो अब अरेंजमेंट है आप देख रहे हैं वो ऐसे हो जाएगा,
ऐसे होने की वजह से क्या हो जाएगा, वाटर बन जाएगा। जो पहले सॉलिड था अब वो लिक्विड बन गया। लिक्विड बनने की वजह से अब क्योंकि हम उसको फर्दर और हीट कर रहे हैं, यानी कि हम इसके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को और तोड़ना चाहते हैं और पार्टिकल्स को और दूर करना चाहते हैं, हमने इसको हीट प्रोवाइड कराई। जैसे और हीट प्रोवाइड कराएंगे तो आप क्या देखेंगे कि पार्टिकल्स और दूर चले जाएंगे। वी हैव सीन दैट कि जैसे हम बॉयल करेंगे अब लिक्विड को, बहुत ज्यादा अब हमने हीट कर दिया तो पार्टिकल्स क्या है वो स्टीम में बनकर गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरह हमारा जो है कन्वर्जन वो पॉसिबल है। ठीक है, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या होता है, बेसिकली जैसे ही हम सॉलिड को हीट करते हैं ना, तो हमने अभी डिस्कस किया जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उनके बीच में इंटरमीडिएट डिस्टेंस जो है वो बढ़ता चला जाएगा। इंटरमीडिएट डिस्टेंस बढ़ने की वजह से उन्हें क्या है, एरिया मिल जाता है अपने आप को फ्रीली मूव करने का। जितना ज्यादा वो फ्रीली मूव करेंगे तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जहां पर क्या है सॉलिड जो है मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा और लिक्विड में चेंज हो जाएगा। सो इस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग। और पर्टिकुलरली जिस टेम्परेचर पर वो मेल्ट होना स्टार्ट हुआ है उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। आइए देख लेते हैं थोड़ा सा क्लासिकल डेफिनेशन। The temperature at which a solid melts is called its melting point. उसका melting point कहलाता है जिसपे वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और मेल्टिंग पॉइंट हमारे आइस का क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन। अब हमारे पास एक नई टर्म है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये क्या है भाई, हमें क्या करना है, हमें पता लगाना है कि हमें कितनी एनर्जी चाहिए मुझे, कि मुझे ये पर्टिकुलरली सॉलिड को कन्वर्ट करना है लिक्विड में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, एक स्टैंडर्ड बना लूंगी कि हाँ मैंने पता लगाना है कि मुझे इतनी एनर्जी चाहिए, जब मैं इतनी हीट इसको दूंगी तभी ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो हमने ऐसा ही कर लिया। हमने क्या किया, पता लगाया कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो चाहिए 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी पर्टिकुलरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, तो उसको कहते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, क्या होगा, अब हमारे को पता है कि भाई जब मेल्टिंग पॉइंट है आइस का वो 0 डिग्री सेल्सियस है, तो 0 डिग्री सेल्सियस जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो हमारा जो आइस है वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अब क्या है 1 डिग्री आएगा, 2 डिग्री आएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहेगा तो 0 डिग्री से वो क्या है मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक दिस विल बी क्लियर। सो नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कि बॉइलिंग क्या होता है। बॉइलिंग बेसिकली क्या होता है कि जब हम लिक्विड के पार्टिकल्स को हीट करते हैं तो पार्टिकल्स में इंटरमीडिएट डिस्टेंस बढ़ जाता है। अब इनमें इंटरमीडिएट डिस्टेंस बढ़ने की वजह से क्या होगा कि पार्टिकल्स जो है और भी तेज तेज फास्ट मूविंग करने लगेंगे। सेम एग्जैक्टली इसमें भी क्या आ जाएगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आ जाएगा जहां पर हमारा जो लिक्विड है वो बॉयल होते होते गैसियस में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा। इस कन्वर्जन को हम कहते हैं बॉइलिंग। और जो पर्टिकुलरली टेम्परेचर था जहां पर हमारा लिक्विड जो है गैसियस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ है उसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। एक टर्म और मैं बता रही हूँ आपको, एक टर्म या एक पॉइंट और आपको मैं बता रही हूँ कि बॉइलिंग जो है एक तरह का, उसको बल्क फिनोमेना क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब हम बहुत थोड़ा सा भी लिक्विड को बॉयल करते हैं ना तो बल्क ऑफ जो वेपर्स है ना वो निकलते हैं बहुत सारे। आप गैस पे आप कभी भी आपने देखा होगा कि मम्मी ने पानी रखा है भगोने में या किसी पे भी, तो जब बॉयल होता है ना तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे वेपर्स या स्टीम निकलती है। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या कहते हैं हम, बॉइलिंग को बल्क फिनोमेना है। अब जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन। इसी तरह एक नई टर्म आती है हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अभी जैसे हमने पता लगाया था कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है कि कितनी एनर्जी मुझे चाहिए, यहाँ पर भी हमें क्या करना है कि कितनी एनर्जी मुझे चाहिए ताकि मेरा जो लिक्विड है वो गैस में चेंज हो जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम पता लगाएंगे कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए 1 kg ऑफ लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर और उसके बॉइलिंग पॉइंट पर। तो दैट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। Now we are going to discuss effects of temperature on molecular motion. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड है, उनके बीच में इंटरमीडिएट डिस्टेंस जो है बहुत ही कम है।
ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने जो सॉलिड को बहुत ही कम टेम्परेचर दे रखा है। जैसे जैसे ही हम उसको टेम्परेचर या हम सॉलिड को हीट देंगे या उसका टेम्परेचर जो है राइज करेंगे, तो जो हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स पहले ऐसे अरेंज थे वो अब ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हम हीट देंगे तो क्या होने लगेगा, उनका जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में वो टूटने लगेगा, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे। दूर जाने की वजह से उनके बीच का इंटरमीडिएट डिस्टेंस जो है वो बढ़ने लगेगा। इसलिए पार्टिकल्स जो है अब ऐसे अरेंजमेंट में हमें दिखाई देंगे। लेकिन अगर इसी प्रोसेस को हम रिवर्स करते हैं, यानी कि अभी हमने इसको हीट किया था तो पार्टिकल्स जो है दूर दूर चले गए थे, अब हम क्या करते हैं कि इसको कम टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर को हम रिड्यूस करते हैं, तो जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो अगेन इसी पोजीशन पर आ जाएंगे, अपने आप को फिर से क्लोजली पैक्ड कर लेंगे। ठीक है, सो ये हमारा इफेक्ट है सॉलिड पर इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। अब इसी तरह क्या होगा कि हमारे पास अगर लिक्विड है तो लिक्विड में क्या होगा, पार्टिकल्स जो है उनके बीच में इंटरमीडिएट डिस्टेंस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। तो क्या है कि हमारे पास लिक्विड है, हमने उसको क्या किया, हीट प्रोड्यूस की, उसको हीट दी है हमने और टेम्परेचर राइज किया है। टेम्परेचर राइज करने की वजह से क्या हो जाएगा कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं दे विल गेट सेपरेट। ठीक है, वो दूर दूर जाने लगेंगे और दूर दूर जाने की वजह से उनका अरेंजमेंट इस तरह से दिखाई देगा। अब इसी को अगर हम रिवर्स प्रोसेस में करेंगे कि अब हमने हीट दी थी अपने लिक्विड को, अब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को रिड्यूस कर देंगे। टेम्परेचर को रिड्यूस करते ही क्या हो जाएगा कि ये पार्टिकल्स जो हैं दोबारा अपनी पुरानी पोजीशंस पर आ जाएंगे और क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कि जो हमारा इफेक्ट है टेम्परेचर का और सॉलिड और लिक्विड में, कि जैसे जैसे हम हीट को देंगे अपने सॉलिड और लिक्विड को, जितना हम टेम्परेचर राइज करेंगे पार्टिकल्स जो है उतनी ही दूर जाएंगे, उनके बीच का इंटरमीडिएट डिस्टेंस जो है उतना ही बढ़ता चला जाएगा। और इसी तरह अगर हम सॉलिड और लिक्विड में टेम्परेचर को रिड्यूस करते जाते हैं तो हमारी जो पैकिंग है वो और भी क्लोजली होती चली जाएगी और उनके बीच का इंटरमीडिएट डिस्टेंस जो है वो कम होता चला जाएगा। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक नई टर्म, दैट इज सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन हमने पढ़ा अभी कि जो हमारे स्टेट्स हैं उनमें एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो है कन्वर्जन जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं सब्लिमेशन की। सब्लिमेशन होता क्या है, अगर हमारा स्टेट जो सॉलिड है वो डायरेक्टली गैशियस में चेंज हो जाए या फिर गैशियस से डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाए विदाउट गोइंग टू लिक्विड स्टेट, तो इस कन्वर्जन को हम कहते हैं सब्लिमेशन। ओके, आपने देखा होगा डेली लाइफ में कि आपके मंदिर में पूजा के स्थान पर यूज होने वाला कपूर, आप उसको जैसे ही जलाते हो वो सॉलिड होता है, लेकिन जैसे ही आप उसको हीट देते हो तो वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है ना। तो आप वो डायरेक्टली सॉलिड से गैशियस फॉर्म में चेंज हो गया विदाउट गोइंग टू लिक्विड स्टेट। तो वो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो आप सबने डेली लाइफ में देखा होगा। अब हम क्या करेंगे, सब्लिमेशन को और अच्छे से समझने के लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, उस एक्टिविटी में बेसिकली हम क्या ले रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड इन सॉलिड फॉर्म। ओके, उसे हम चाइना डिश में डाल देंगे और नीचे से उसे बर्नर की हेल्प से हीट करेंगे। ऊपर हमने क्या लगा रखी है, एक इन्वर्टेड फनल लगा रखी है जिसमें हमने ऊपर कॉक की जगह हमने यहाँ कॉटन लगा रखी है। हमारा जो अमोनियम क्लोराइड है, जब ये हीट प्रोड्यूस, हम इसको हीट देंगे तो ये क्या करेगा कि ये डायरेक्टली सॉलिड से गैशियस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम क्या है वो एनवायरनमेंट में मिक्सअप हो सकता है। सो वी वांट टू शो यू, तो हम यहाँ पर कॉटन लगा देंगे, तो जो भी पार्टिकल्स जो हैं कन्वर्ट होंगे उन्हें यहाँ पर जब वो ठंडे हो जाएंगे तो वो सॉलिडिफाई फॉर्म में हमें दिख जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया कि जैसे हमने यहाँ से बर्नर लगाया, बर्नर की हेल्प से हमने इसको हीट किया चाइना डिश को में रखे हुए अमोनियम क्लोराइड को, तो क्या करेगा, ऑब्वियसली वो क्या होगा, सॉलिड से गैशियस में कन्वर्ट होगा। तो अब क्या है, यहाँ पर कॉक लगी हुई है तो वो बाहर तो जा नहीं सकता, तो वो क्या करेगा, फनल के कॉर्नर्स पे जो है इस तरह कलेक्ट हो जाएगा। अब जब हमारी फनल ठंडी हो जाएगी, इसका टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो अमोनियम क्लोराइड है वो सॉलिड फॉर्म में हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दोनों कन्वर्जन देख ली कि जैसे ही हमने हीट किया तो वो गैशियस फॉर्म में चेंज हुआ,
तो यहाँ पर हमें हमें मिल जाएगा, और जैसे हम उसको कंडेंस करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, वो सॉलिडिफाइड फॉर्म में। तो इस तरह जो है हमारा सब्लिमेशन जो है होता है। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ गैसेस ऑन प्रेशर, इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर ऑन गैसेस, सॉरी, कि प्रेशर का इफेक्ट गैसेस पे क्या होता है। जैसे ही हम अगर अपना किसी लिक्विड गैस पे बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई, ये देखिए हमारे गैस पार्टिकल्स हैं, इस पे अगर हम बहुत ज्यादा ही प्रेशर अप्लाइड कर रहे हैं किसी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो क्या होगा कि पार्टिकल्स जो पहले बहुत दूर दूर थे, तो वो पार्टिकल्स क्या है, बहुत पास आ जाएंगे, है ना, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा ही उसको प्रेशराइज किया है। जब बहुत ज्यादा प्रेशर डालेंगे तो पार्टिकल्स विल कम क्लोजर टू ईच अदर एंड दे विल शो द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, क्योंकि अब पार्टिकल्स पास आ गए तो वो किसकी प्रॉपर्टी शो करने लगेंगे, लिक्विड की। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि हम जो गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं, है ना। एक तरह से हमने क्या किया, गैस पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालकर और टेम्परेचर को रिड्यूस कर कर हम गैस पार्टिकल्स को सॉलिड लिक्विड पार्टिकल्स में चेंज कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो लिक्विड है हमारा, उसको हम और प्रेशर डालेंगे तो वो क्या हो जाएगी, लिक्विफाई गैस हो जाएगी, जो कि हमारे घरों में यूज होने वाले सिलेंडर में भी भरी जाती है, लिक्विफाई पेट्रोलियम गैस। ओके, सो अब थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं क्या इफेक्ट होता है इसका, कि जैसे ही हम प्रेशर डालते हैं गैस के पार्टिकल्स पे, तो वो क्या करेंगे, कम क्लोजर आ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होंगे, वो शो करने लगेंगे लिक्विड के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज को। ओके, अब हमने सुना है ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होता है, ड्राई आइस इज बेसिकली द कंप्रेस्ड फॉर्म ऑफ सॉलिड, किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की एक सॉलिड कंप्रेस्ड फॉर्म है जिसको हम ड्राई आइस कहते हैं। जब हम उसको प्रेशर जो है रिड्यूस करते हैं और डायरेक्टली जो है वो गैस में चेंज हो जाता है, मतलब कि सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है विदाउट गोइंग टू लिक्विड स्टेट, तो उसको हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, ड्राई आइस। ठीक है, कि तो हमने यहाँ पर हम जो कन्वर्जन कर रहे हैं ना, वो कन्वर्जन हमारा हो रहा है प्रेशर डालने की वजह से। ठीक, तो प्रेशर डालने की वजह से हम क्या है, स्टेट को कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रॉम गैसियस टू लिक्विड या फिर सॉलिड टू डायरेक्टली गैसियस। ओके, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, नहीं, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इंटर कन्वर्जन ऑफ थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि भाई सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड को गैसेस में, फिर गैसेस से लिक्विड में। इस तरह हमने भी पढ़ा कि कन्वर्जन जो है सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैसेस और रिवर्सिबल जो है ये पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन ये सब कैसे पॉसिबल है, हमें इस पे या तो टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा या फिर प्रेशर चेंज करना पड़ेगा। टेम्परेचर और प्रेशर में कैसा चेंज होता है वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, आप देख सकते हैं कि अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन होता है तो उसको हम फ्यूजन कहते हैं या फिर मेल्टिंग कहते हैं। इसी तरह अगर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन होता है उसे हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। और हमारे लिक्विड से गैसियस में क्या बनती हैं, वेपर्स बनती हैं, उस प्रोसेस को हम वेपराइजेशन कहते हैं। गैसेस से लिक्विड बनती हैं तो उस प्रोसेस में क्या करते हैं, हम वेपर्स को ठंडा करते हैं, स्टीम को, तो वो कंडेंसेशन कहलाती है। और लिक्विड सॉलिड टू गैसियस एंड गैसियस टू सॉलिड जो कन्वर्जन है वो सब्लिमेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा कन्वर्जन है सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस जो है ये इस तरह होता है, और उनकी ये टर्म्स जो है हमारी डेली लाइफ में यूज होती हैं। ओके, so now we are going to discuss about what is evaporation. evaporation क्या होता है, किसी भी लिक्विड का वेपर में चेंज हो जाना, अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही किसी टेम्परेचर पर जब कोई भी लिक्विड वेपर में चेंज हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज बेसिकली अ सरफेस फिनोमिना, क्योंकि जो इवेपोरेशन है हमेशा कहाँ से होगी, टॉप मोस्ट लेयर या फिर सरफेस से हमेशा इवेपोरेशन होती है, इसलिए इवेपोरेशन को सरफेस फिनोमिना कहते हैं। क्यों होती है, ऐसा क्या है, देखिए जो सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं वो कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को और जो है वो ओवरकम कर सकते हैं। तो उनमें इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो जो उनको फोर्सेस हैं कि भाई आप बाइंड होके रहिए, आप हमारी सरफेस को छोड़कर मत जाइए,
तो उनमें इतनी एनर्जी आ गई कि ये उनको छोड़ सकते हैं, तो वो इवेपोरेट हो जाते हैं। अब जैसे ही कैसे कैसे क्या होगा ये हम और अच्छे से भी पढ़ते हैं। आइए पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि किन फैक्टर्स पे हमारा इवेपोरेशन जो है वो अफेक्टेड है। तो हमारा जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो 4 चीजों पे डिपेंड होता है। ठीक है, वो 4 चीजें क्या है? सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड। ठीक है, जैसे ही इंक्रीज, जितना ज्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज होगा उतना ही ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि अभी जैसे ही मैंने आपको ये बात बताई थी कि इवेपोरेशन जो बेसिकली क्या है, एक तरह से सरफेस फिनोमेना है। तो जितना ज्यादा सरफेस देंगे उतना ज्यादा ही उसको इवेपोरेशन के लिए हमारे पार्टिकल्स को एरिया मिलेगा और उतना ज्यादा ही हमारा इवेपोरेशन होगा। ठीक है, आइए देखते हैं अब टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना इंक्रीज करेंगे रेट ऑफ इवेपोरेशन भी उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि हम जैसे ही टेम्परेचर देंगे जो हमारे सरफेस की जो पार्टिकल्स हैं उनमें क्या है, एनर्जी गेन अप होती जाएगी और वो अपने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर जाएंगे और सरफेस को लीव करके इवेपोरेट हो जाएंगे। इसलिए जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज्यादा ही रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। अब बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट, ह्यूमिडिटी की। ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा इंक्रीज होगी रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो डिक्रीज होगा, है ना, क्योंकि जितना ही हमारा एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी होगी तो वो हमारे जो पार्टिकल्स हैं उनको एनर्जी गेन करने में डिस्टर्ब करेगी, वो उसको अपोज करेगी कि आप एनर्जी गेन ना करो। तो जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ेगी उतना ही रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज होगा। अब हमारे पास आता है फोर्थ पॉइंट कि इंक्रीज इन विंड स्पीड। जितनी ज्यादा विंड स्पीड होगी उतना ही ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि क्या होगा, प्रोसेस जो है हमारा फास्ट होता चला जाएगा, क्योंकि हमें सरफेस भी मिल गया, सरफेस एरिया मिल गया अच्छा खासा, पार्टिकल्स जो है वो इजीली इवेपोरेट हो रहे हैं। और जितना ज्यादा विंड स्पीड होगी तो उतनी ज्यादा ही जल्दी जल्दी क्या हो जाएंगे, पार्टिकल्स इवेपोरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरह जो है हमारा इवेपोरेशन वो 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड, जिसमें से हमारे रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया के, टेम्परेचर के और विंड स्पीड के, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ह्यूमिडिटी के। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, इवेपोरेशन जो है बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है जो कि आपको लाइफ टाइम जो है आपको ध्यान रखना है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब आपको मैं बताती हूँ कि देखिए हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें क्या हो रहा है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सरफेस जो है पार्टिकल्स की, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें क्या है, वाटर है। ठीक है, अब इस वाटर में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, आप देख सकते हैं ये येलो येलो जो है ये सारे पार्टिकल्स हैं, कुछ ब्लैक हेडेड हैं और कुछ ब्लू हेडेड पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब बात करते हैं इनमें क्या डिफरेंस है। जो सबसे लोअर लेवल पर पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी जो है सबसे कम है। ठीक है, एनर्जी सबसे कम है, इसलिए ये जो है लोअर लेवल पर है और हमेशा जो है लिक्विड की तरह रहने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं मीडियम में। मीडियम लेयर पे जब हम आएंगे तो यू कैन सी दैट कि कुछ पार्टिकल्स जो है वो ब्लू हेडेड हैं, कि मतलब उनमें कुछ पार्टिकल्स में इतनी एनर्जी है कि वो ओवरकम होना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि हम टॉप मोस्ट लेयर पे पहुंच जाएं। आप जब इसमें आओगे टॉप मोस्ट लेयर पे तो यहाँ पर आप कुछ देखोगे कि इन पार्टिकल्स ने एनर्जी जो है वो गेन कर ली है एंड दे आर कैपेबल टू ओवरकम दी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो जिसकी वजह से क्या करेंगे, ये सरफेस एरिया को लीव कर देंगे और इवेपोरेट हो जाएंगे। जैसे ही ये पार्टिकल इवेपोरेट होंगे, अब ये जो पार्टिकल्स थे मिडल लेयर के जो ब्लू हेडेड थे ये टॉप मोस्ट लेयर पे पहुंच जाएंगे, फिर ये एनर्जी गेन करेंगे और ये इवेपोरेट हो जाएंगे। इसी तरह जो है हमारे धीरे धीरे ये पूरा जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के ये इवेपोरेट हो जाएंगे, जैसे जैसे इनमें क्या है एनर्जी गेन होती रहेगी और ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करते चले जाएंगे और इवेपोरेशन होता चला जाएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इवेपोरेशन क्या करता है। इवेपोरेशन जो है ऑलवेज आपको ध्यान रखना है कि हमेशा कूलिंग प्रोवाइड करता है। जब कभी भी हमारा जो लिक्विड है इवेपोरेट होता है तो उसमें बेसिकली क्या होता है, जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के वो सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। जब वो सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर रहे थे तो उनमें एनफ एनर्जी आ जाती है कि वो अपने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर दे। तो वो क्या करते हैं, जस्ट इवेपोरेट हो जाते हैं और हमारे सराउंडिंग को
कूल कर देते हैं। आइए एग्जाम्पल से और अच्छी तरह समझते हैं। आपने देखा होगा कि गर्मियों में लोग जो है अपने घर की छतों पर और घर के बाहर जो है पानी को स्प्रिंकल करते हैं, ठीक है, ताकि ठंडक पहुंचे। तो ये किस वजह से कि जैसे ही वो वाटर को स्प्रिंकल करते हैं रूफ पर या ग्राउंड पर, तो क्या होता है कि जो पार्टिकल्स, जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, वो इतनी हीट जो है रूफ से या फिर सरफेस ऑफ द ग्राउंड अटेन कर लेते हैं कि वो इवेपोरेट हो जाएंगे। जैसे ही वो इवेपोरेट होंगे तो उन्होंने क्या करना है, लेफ्ट बिहाइंड द कूलिंग, वो अपने पीछे क्या कर देंगे, कूलिंग छोड़ जाएंगे और अपने अंदर जो है एनर्जी गेन करके ओवरकम कर जाएंगे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को और इवेपोरेट हो जाएंगे। और आपके पीछे क्या छोड़ जाएंगे, ठंडक, कूलिंग। ओके, इसी तरह जो है आपने देखा होगा कि जो हमें गर्मियों में स्वेटिंग होती है, ठीक है, जो इंसान को स्वेटिंग होती है, आपने देखा होगा कि फिर वो पंखे के नीचे जाके बैठता है या कूलर के नीचे जाके बैठता है, तो हमारी बॉडी को क्या फील होता है, कूलिंग सेंसेशन फील होता है। वो भी इसी वजह से होता है कि हमारी बॉडी ने क्या किया, सराउंडिंग से जो हीट थी उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब किया और उन्हें फिर इवेपोरेट किया। इवेपोरेशन होने की वजह से हमारी बॉडी में कूलिंग हुई। इसीलिए हमेशा हमें सजेस्ट किया जाता है कि कॉटन के क्लोथ्स जो हैं उन्हें गर्मियों में पहनना चाहिए, बिकॉज जो कॉटन के क्लोथ्स होते हैं वो स्वेट एब्जॉर्बिंग होते हैं, और जैसे ही स्वेट एब्जॉर्ब करेंगे तो वो क्या करेंगे, इवेपोरेशन को प्रोसेस करेंगे कि अपने अंदर जो है हीट एब्जॉर्ब करेंगे और हमारी बॉडी को कूल कर देंगे। ठीक, तो ये हमारे कुछ इवेपोरेशन के एग्जाम्पल्स थे। हमारा जो वाटर कूलर होता है, जो आप गर्मियों में कूलर होता है हमारे घरों में यूज होता है, उसमें भी यही होता है कि जो सराउंडिंग की जो एयर होती है वो कैसी होती है, वो बहुत ही गर्म होती है। ठीक है, तो बेसिकली उसमें क्या होता है कि वो हम आपने देखा होगा जो हमारे वाटर कूलर की घास होती है उसमें क्या करते हैं, हम पानी डालते हैं, पानी डालते हैं, जैसे ही वो वाटर के पार्टिकल्स जो है सराउंडिंग की एयर को अपने अंदर खींचेंगे तो वो वाटर पार्टिकल्स जो हैं उस वार्म एयर से हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, वो एनर्जी गेन कर लेंगे और इवेपोरेट हो जाएंगे। सराउंडिंग की हीट को उन्होंने अपने अंदर एब्जॉर्ब किया और इवेपोरेट हो गए, और हमारी जो घास है वो अब कैसी हो जाएगी, ठंडी। इस वजह से जो हमारे कूलर से आने वाली जो हवा है हमें कैसे लगती है, बहुत ही ठंडी ठंडी लगती है। कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया होगा, और अगर आपको कोई भी क्यूरीज या सजेशन है प्लीज डू कमेंट्स, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हम जल्द ही बहुत सारी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ आते रहेंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, hit the bell icon for further notification and like the video. Thank you so much for watching our video.